अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? आजकल बहुत मसरूफ़ हो गई, बहुत मुश्किल से एपिसोड लिखती, इतनी मेहनत लगती तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स भी रेड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब चलते बिना किसी इंतज़ार के एपिसोड की जानिब, और हम छोटी एपिसोड का शिकवा करके दिल मत तोड़िएगा वरना मैं रो पड़ूंगी। पहले ही बच्चों ने रोने वाला किया। बेइश्क किस्त नंबर 33 पार्ट 1 ईमान फातिमा। वो इसके कंधे का सहारा लेकर तेजी से पीछे हुई कि उसका पाँव मुड़ गया। आउच! वो अपना पाँव पकड़ते हुए कराही तो ज़ैद ने जल्दी से उसका पाँव थामा और इसका मुआयना करने लगा। फलज़ा, जाज़ी की सर्द आवाज़ पे ज़ैद इसका पाँव छोड़ता पीछे हुआ। क्या हो रहा ये? जाज़ी ने नागवारी भरे अंदाज में पूछा। जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा मिसेज़ रोहाब शाह। ये गिरने लगी थी तो बेइख्तियार मेरे कंधों को थाम लिया और इसके बाद बेचारी उठने लगी तो पाँव मुड़ गया तो मैं बस पाँव का जायज़ा ले रहा था कि कहीं मूंछ वगैरह तो नहीं आ गई। आप कालबा डॉक्टर नहीं हैं मिस्टर ज़ैद शाह, वकील हैं तो वकील बन कर रहे। फलज़ा इद्दत में है तो इससे जितना हो सके दूर रहे। जाज़ी ने इंतहाई नागवारी भरत अंदाज में कहा तो ज़ैद दिल ही दिल में खोल उठा और बिना कोई जवाब दिए वो एक झटके से मुड़कर कमरे से निकलकर वहाब शाह के कमरे में आया तो वो लैपटॉप पर मसरूफ़ था। आपकी बीवी आखिर समझती क्या है खुद को? वो इंतहाई गुस्से से बोला तो रोहाब लैपटॉप बंद करता उसे हैरानगी से देखने लगा। इसने अब किया? इंसल्ट की है आपकी बीवी ने मेरी कालबा। इन्हें हर एक पे रोक जमाने की आदत पड़ चुकी है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हर एक पे हुक्म चलाना आता है। पहले अपनी बहन की जिंदगी के फैसले करती थी और अब बेचारी फलज़ा की जिंदगी के फैसले भी करेगी, वो तल्ख लहजे में बोला। इसे पूरा हक है कि वो अपनी बहन और फलज़ा की ज़िंदगी के लिए बेहतर से बेहतरीन करे। उसने इन दोनों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, रोहाब ने संजीदगी से कहा। अरे कुर्बानियाँ दी हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस पे यूं रोब जमाया जाए, ज़ैद ने तल्ख लहजे में कहा। वैसे ये एक दिन में तुम्हें फलज़ा से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई, क्योंकि इससे पहले तुमने तो उसे चोर तक साबित करवा दिया था। रोहाब शाह ने तंज़िया लहजे में कहा तो वो लब भैंच कर उसे देखने लगा। आपको तो अपनी बीवी कभी गलत नहीं लगेगी, ज़ैद ने नागवारी से कहा। वो कभी गलत होती भी नहीं है, इस जैसा जगरा तुम्हारे और मेरे अंदर भी नहीं है ज़ैद। इसे ने हाथ जोड़कर बड़ी मुँह का सच बताने से रोका था और वो अगर चाहती तो उस वक्त चीख चीख कर सबको बता सकती थी, लेकिन उसने बड़ी मुँह की इज्जत व मान का ख्याल रखा। आज भी अगर वो चाहे तो सब कुछ सच बता सकती है रोहान का, मगर वो आज भी चुप है तो ये इसकी बुज़दिली और कम हमती नहीं, इसका बड़ों के लिए लिहाज शर्म है। मैं मानता हूँ कि वो बहुत कुछ कड़वा बोल जाती है मगर हमेशा वो दुरुस्त होती है, और आज भी अगर इसने कुछ कहा है तुम्हें या फलज़ा को तो किसी वजह से कहा होगा। तुम्हारे लिए तो शायद इसका गुस्सा हो मगर फलज़ा के लिए इसकी कैर है, और फलज़ा के लिए उसके दिल में जो प्यार है इस पे मुझे ज़रा बराबर शक नहीं। उसने फलज़ा के लिए अपनी जान और इज़्ज़त तक की परवाह नहीं की।
फलजा के सगे चाचा ने जुए में इसे हराकर इसका निकाह ज़हीर जैसे नफसियाती इंसान से करवा दिया था जब वो महज 13 साल की थी और फलजा की मां ने एनजीओ से राब्ता करके उसे वहां से निकाल तो दिया तो गुस्से में ज़हीर ने उसकी मां का कत्ल कर दिया। फिर जाजी ने फलजा को आज़ादी दिलवानी चाहिए तो उसके बाद इन पिंगों में उलझकर वो ये शहर छोड़ गई मगर बेचारी फलजा दोबारा फंस गई। फलजा इस कैद में शायद मर जाती अगर इस कैद में जाजी ना होती। उन सिवा 4 साल में फलजा का 5 बार बच्चा ज़ाया किया इस जालिम ने। जाजी उस दौरान इसका हौसला बढ़ाती रही। मैं जब फ़कज़ा से पहली बार मिला तो वो इस कदर खौफज़दा थी कि मैं इसे देखकर इब्नार्मल समझा मगर वो इस कैद से निकली तो इसका हर खौफ दूर हो गया। वो ज़िंदगी की तरफ जो लौट आई है ये सब जाजी का कमाल है। जाजी का इससे किया रिश्ता था कि वो इसके लिए ये सब सहती मगर उसने सुहा क्योंकि जाजी ऐसी ही है। बज़ाहिर कड़वी है मगर दिल सोने जैसा है और इसके लहजे में करवाहट इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रही थी मगर हम लोगों ने उसके लहजे का हिस्सा बना दी है। वो आज बड़े पापा के कहने पे अपने आप से किए हर अहद को तोड़कर वापस आ गई जबकि उस घर ने उसे दुखों के अलावा कुछ ना दिया। रोहाब शाह बोलता चला गया और ज़ैद सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा था। सूरी में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, ज़ैद आहिस्ता से बोला। अटस ओके लेकिन तुम ये जज्बाती हुए क्यों हुए थे, ऐसा किया जाजी ने किया कह दिया था। रोहाब ने पूछा तो उसने मुख्तसर सब बता दिया। अब तुम खुद सोचो कि ये गलत था कि नहीं। वो इद्दत में है ज़ैद तो तुम्हें इस तरह आलियन के कमरे में नहीं जाना चाहा था। खैर अब एहतियात करना और मैं बिजनेस टूर पे इंग्लैंड जा रहा हूँ फिर सिडनी भी जाना, पता नहीं कितना वक्त लगेगा तो प्लीज़ पीछे से कुछ गलत मत होने देना और रोहान कुछ गलत ना करे इस चीज़ का ध्यान रखना। रोहाब शाह ने कहा। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं कल अपने टांग के ऑपरेट के लिए लंदन जा रहा हूँ। रोहान की आवाज़ पे वो दोनों जल्दी से पलटे। किया वाकई, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपना इलाज करवाने जा रहे हो, ज़ैद ने कहा। अच्छी बात है, अल्लाह पाक तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करे, रोहाब ने संजीदगी से कहा। थैंक यू, मुझे अब लगता है कि मैं मऊवन कर जाऊं, वो मुस्कुरा कर बोला। वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ, ज़ैद ने कहा। यहाँ से फारिग हो जाएं तो मेरे कमरे में आ जाइएगा ताकि आप मेरे साथ मेरी तैयारी मुकम्मल करवा दें, रूहान ने कहा और वापस पलट गया। किया हुआ बरू, आप खुश नहीं हैं हमारे रूमान ने फिर से जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए हैं। मुझे लगता है कि हाविया रोहान को मीना चुकी है, ज़ैद ने कहा। अल्लाह करे जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा ही हो, लेकिन मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, ना जाने कौन सा धमाका करेगा ये, रोहाब ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं बरू, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ज़ैद ने हैरानगी से पूछा। मेरा तरबियत याफ्ता है ये और मैं खुद कैसा हूँ ये मैं अच्छे से जानता हूँ, रोहाब शाह ने संजीदगी से कहा। ज़ैद माथा मसलते हुए कुछ देर सोचता रहा और फिर सर झटक कर बाहर निकल गया। फिर अगले दिन रोहाब और रोहान अबरार चले गए और वो फलजा से ध्यान हटाकर कोर्ट और बिजनेस में ऐसा उलझा कि 2.5 महीने गुजर गए मगर उसने फलजा को देखा तक नहीं था। जाजी फलजा के रूम में आई तो वो अपनी बकस खोले हाविया से पढ़ रही थी।
इस दिन ज़ैद के करीब देखकर जाज़ी ने उसे समझाया कि वो इद्दत में है तो खुद को हद में रखे, तो उसके बाद फ़ज़ा काफ़ी मुहतात हो गई थी। हावी यार प्लीज़ चाय पिला दे, जाज़ी ने अपना सर दबाते हुए कहा। जी अपिया मैं अभी बना कर लाती हूँ। वैसे रोहा भाई से बात हुई आपकी, वो कब आ रहे हैं वापस? मैं सोच रही थी कि फ़ज़ा की परसों इद्दत ख़त्म हो रही तो उसकी शॉपिंग का कह दूँ। फ़ज़ा को कितना शौक़ ब्रांड की चीज़ों का, हाविया ने पूछा। बात तो मेरी रोज़ ही होती है उनसे, मगर इस सिलसिले में मैंने बात नहीं की कि वो कब वापस आ रहे हैं, और वैसे भी मैंने पूछकर किया करना है, वो जब मर्जी आए वापस। वो बज़ाहिर लापरवाही से बोली, मगर अंदर कहीं वो खुद इसके वापस आने की मुंतज़िर थी। हूँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप तब तक फ़ज़ा को पढ़ा दें। हाविया ने उठते हुए कहा तो वो सर इस बात में हिलाती हाविया को पढ़ाने लग गई। कुछ देर के बाद हाविया चाय का मग थामे अंदर दाखिल हुई। ये ले पिया चाय। अरे हम रिहान अंकल कह रहे थे कि आप इन्हीं स्टडी रूम में आकर मलाए, हाविया ने कहा तो वो सर हिलाती मग थामकर जल्दी से चाय पीने लगी। मैं ज़रा अंकल से मिल लूँ, फिर कपड़े चेंज करके कोई मूवी देखते हैं। चाय पी कर वो उठते हुए बोली और फिर वहाँ से निकलकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम, उसने स्टडी रूम में दाखिल होते हुए रिहान शाह को सलाम किया। वालेकुम अस्सलामु, आए बेटा बैठें, रिहान शाह ने हाथ में पकड़ी बंद करते हुए कहा। जी अंकल आपने मुझे बुलवाया था, वो चेयर पर बैठते हुए बोली। आपकी रोहाब से बात हुई है? रिहान शाह ने पूछा। जी अंकल रोज़ ही होती है उनसे बिजनेस के सिलसिले में, वो वहाँ बैठे ही जेआर की मीटिंग अटेंड करते हैं, उसने जल्दी से कहा। बेटा इससे आपने पूछा नहीं कि वो वापस कब आएगा? औफ़फ़ खुदाया क्यों सब आज यही सवाल कर रहे हैं? इसने झला कर सोचा। किया हुआ बेटे, आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। नहीं अंकल, मैंने इस मुताल्लिक़ तो उनसे बात नहीं की कि वो कब वापस आ रहे हैं, उसने सर झटक कर आहिस्ता से जवाब दिया। बेटा वो वहाँ पे कई मसाइल में फंस चुका है और मैं उसे कितनी बार कह चुका हूँ कि सब छोड़ दो और वापस आ जा, मगर वो मानने के लिए तैयारी नहीं है। उसका कहना है कि इस बिजनेस की खातिर दिन रात एक किया तो ऐसे कैसे उसे छोड़ दूँ, रिहान शाह ने कहा तो वो उनके अंदाज और लहजे पे चौंक गई।